हेलो गाइज, इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म 5NF के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे PJNF प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। साथ ही एडिटिव ज्वाइंट, नॉन एडिटिव ज्वाइंट, ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोई भी रिलेशन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा यदि the table should or relation should be in 4NF. The candidate keys imply every joint dependency in the relation. और इसको हम दूसरे ढंग से कर सकते हैं, all joint dependencies are either trivial or implied by candidate key. अब इसमें कई टर्म्स आ रहे हैं, जैसे joint dependency क्या होता है। A relation can be split into multiple smaller relations and then reconstructed via joints. इसको हम इस डायग्राम से दिखा रहे हैं। कोई एक रिलेशन दिया हुआ है जो ज्वाइंट डिपेंडेंसी के साथ है, तो ये हमारा कोई एक ए टेबल है, इसको हमने बी और सी में डिकम्पोज किया। स्मॉलर टेबल में इसको हमने डिकम्पोज किया और जब इन दोनों का ज्वाइन करेंगे तो फिर से हमको ओरिजिनल टेबल यदि आ जाता है, यानी गेट द सेम रिलेशन लाइक ए टू ए, तो इस तरह की जो ज्वाइनिंग होगी इसमें हम कहेंगे कि ज्वाइंट डिपेंडेंसी है। बट इफ अ ज्वाइंट डिपेंडेंसी डज नॉट एग्जिस्ट देन आइदर डेटा इज लॉस्ट और न्यू एंट्रीज आर क्रिएटेड। एक को हमने दो स्मॉलर रिलेशन बी और सी में डिवाइड किया और डिकम्पोज किया। इससे हमको ए के साथ कुछ एक्स्ट्रा टपल या कोई टपल मिस कर जाए तो हम कहते हैं कि ये ज्वाइन हमारा प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे ज्वाइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या ये ज्वाइन लॉसलेस है। अब यहाँ पे कई तरह के डिपेंडेंसी होते हैं, जैसे नॉन ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी और ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ये क्या होता है? यदि कोई रिलेशन आर दिया हुआ है और इसको हम डिकम्पोज कर दिया स्मॉलर R1, R2, R3, 3 रिलेशंस में और 4 रिलेशंस में हमने डिकम्पोज किया, और यदि इसके ज्वाइन करने से हमें ओरिजिनल टेबल मिल जाता है तो ऐसे ज्वाइंट डिपेंडेंसी को नॉन ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी कहते हैं। अब इसमें ज्वाइन करने का तरीका हमारा R1 को R2 से पहले ज्वाइन कर लेंगे और इसके रिजल्टेंट को R3 से ज्वाइन करेंगे, तब हमें ओरिजिनल रिलेशन मिलता है। इसका ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं, पहले R2 और R3 का ज्वाइन करें और इस रिजल्ट को हम R1 के साथ ज्वाइन करते हैं तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा यदि नॉन ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी हुई तो। अब ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी क्या होता है? यदि रिलेशन R को हम डिकम्पोज करें और पहले वाले में R1, R2, R3 3 स्मॉलर रिलेशन में डिकम्पोज किया था, लेकिन इसमें से 3 में कोई एक रिलेशन हमारा ओरिजिनल R हो, तो ऐसे ज्वाइंट डिपेंडेंसी को, जिससे हमें सेम रिजल्ट मिलता हो, ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी कहेंगे। यहाँ पर जो भी डिकम्पोज रिलेशन होंगे उसमें एक रिलेशन हमारा ओरिजिनल रिलेशन होगा। यदि ऐसा है तो इस तरह के ज्वाइंट डिपेंडेंसी को ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी कहते हैं। और यदि यहाँ पे ये तीनों डिकम्पोज रिलेशन डिफरेंट हो, अदर देन R हो, तो वो नॉन ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी कहलाता है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशंस फॉर लॉसलेस और नॉन एडिटिव ज्वाइंट डिकम्पोजिशन क्या होता है? If a relation R is decomposed into two relations R1 and R2, then it will be lossless.
if and only if attribute of R1 union attribute of R2 must be equal to attribute of R। यानी जितने में हमने डिकम्पोज किया है यदि उसके सारे एट्रीब्यूट का यूनियन करें तो फिर से हमें वही एट्रीब्यूट्स मिलेंगे जो ओरिजिनल रिलेशन में है। प्लस दूसरा है R1 के एट्रीब्यूट और R2 के एट्रीब्यूट में यदि कोई कॉमन फैक्टर मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि कैंडिडेट की ऑफ आइदर R1 R2 और बोथ है। लेकिन यदि ये नॉट नल है यानी कि इसमें कोई की मिल जाता है तो ये कंडीशन होगा, और नॉट नल हुआ तो और नल हो गया तब फिर वो कंडीशन हमारा लॉसलेस नहीं होगा। ये ऑलवेज इन दोनों के एट्रीब्यूट का इंटरसेक्शन नॉट नल होना ही चाहिए, यानी कोई ना कोई एट्रीब्यूट मिलेगा जो कि R1 R2 या बोथ के कैंडिडेट की हो सकते हैं। प्लस R1 इंटरसेक्शन R2 यदि R1 मिलता है तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा, या R1 इंटरसेक्शन R2 मिल जाता है तब भी लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। इस कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं रिक्वायरमेंट पर। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और ऊपर जो भी चीज हमने कहा वो कैसे होगा ये चीज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने सप्लायर आइटम प्रोजेक्ट SIP टेबल ले रहे हैं। सप्लायर है, आइटम है, प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट यूनिक नहीं है। यहाँ पे S1 2 टाइम्स, S2 2 टाइम्स, I1 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड I2 1 टाइम्स, P1 भी 2 टाइम्स है। तो सभी में मल्टी वैल्यूड का कंसेप्ट है। अब इस रिलेशन को यदि देखें तो हर रो एक दूसरे से यूनिक है, इसलिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF देन 4NF में है। अब इसको यदि हम डिकम्पोज करें, इसका यदि हम ER डायग्राम बनाएं इस सप्लायर आइटम और प्रोजेक्ट का, तो कुछ इस तरह का ER डायग्राम बनेगा। एक तरफ सप्लायर है, प्रोजेक्ट है, आइटम है, इन तीनों के बीच एक रिलेशन होगा जिसको हम SIP कह रहे हैं, और इसी तीनों से हम यहाँ पर ये टेबल बनाए हैं। तो इस टेबल में यदि हम आगे फर्दर देखें तो इसे हम टर्नरी रिलेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 एंटिटी का रिलेशनशिप दिया जा रहा है, इसलिए इसको हम टर्नरी रिलेशन कह रहे हैं। और इसको हम चाहें तो दो के टर्न पे डिवाइड कर सकते हैं। वन आइटम इज बीइंग सप्लाइड टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, ये प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 1। तो वन आइटम इज बीइंग सप्लाइड टू मल्टीपल प्रोजेक्ट, कोई आइटम है जो एक से अधिक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। दूसरा कहता है कि एक हम ऐसा भी बना सकते हैं कि मल्टीपल आइटम्स, ये मल्टीपल आइटम्स आर बीइंग सप्लाइड टू अ सिंगल प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल आइटम सप्लाई किए जा रहे हैं। तीसरा हम ऐसे भी बना सकते हैं कि मल्टीपल सप्लायर्स सप्लाई द सेम आइटम फॉर द प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ऐसे हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसी चीज को यदि हमने जो बनाया है 1 to 1 का रिलेशन दे दें, सप्लायर से प्रोजेक्ट के बीच 1 to 1, सप्लायर टू आइटम के बीच 1 to 1,
और प्रोजेक्ट टू आइटम के बीच 1-1 हो रिलेशन, जिसको कि हम इस तरह से कह सकते हैं, सप्लायर सेलिंग फॉर प्रोजेक्ट different project and supplier supply the different items plus this item is used in project different project। तो ये हमारा रिलेशन है जो ऊपर भी दिखाए थे। अब इसी रिलेशन पर हम इसको 3 बाइनरी रिलेशनशिप में डिवाइड कर सकते हैं, जो ऊपर का ईयर डायग्राम था। सप्लायर और प्रोजेक्ट का एक रिलेशन बना देंगे, सप्लायर और आइटम का एक रिलेशन बना देंगे और प्रोजेक्ट और आइटम का एक रिलेशन बना देंगे। तो हमारे पास 3 रिलेशनशिप मिलेंगे, सप्लायर टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टू आइटम एंड आइटम टू सप्लायर। और जो टेबल ऊपर में SIP का हमने लिया था वही टेबल यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। अब इस टेबल को हम यदि डिवाइड करें, दिस टेबल इज डिकम्पोज्ड इनटू 3 डिफरेंट टेबल्स। इसको हम 3 डिफरेंट टेबल में यदि डिवाइड कर दे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, फर्स्ट है सप्लायर आइटम, एक टेबल बना दें, सप्लायर प्रोजेक्ट एक टेबल बना दें और तीसरा हम प्रोजेक्ट टू आइटम का एक बना दें। तो सप्लायर आइटम टेबल बनेगा, सप्लायर प्रोजेक्ट टेबल बनेगा और प्रोजेक्ट आइटम टेबल बनेगा। अब ऊपर जो दिया हुआ हमारा रिलेशन टेबल है, ओरिजिनल टेबल जो ये हमारा टेबल है, इसके फर्स्ट रो को S1 I1 P1 इसको हम यहाँ पे रखें तो S1 I1 S1 P1 और फिर I1 P1, यानी ये मेरा फर्स्ट रो का इंडिकेटर है। देन सेकेंड रो में S1 I2, सेकेंड रो में हम देखते हैं S1 I2 P2 है, S1 I1 S1 P2 और I2 P2। I2 P2। एक्चुअली यहाँ पर एक रो और भी यहाँ पे आएगा, लेकिन वो चूंकि 2 रो सेम हो जा रहे थे इसलिए उस रो को हम यहाँ से डिलीट कर दिए। तो ऊपर के अकॉर्डिंग यदि इसी ऑर्डर में हम रखें तो S1 I1 S1 I2 S2 I1 S2 I1, लेकिन ये 2 बार आ रहे हैं इसलिए हम इसको एक बार रखें तो मेरे पास होगा S1 I1 S1 I2 S2 I2, और यही चीज हमने यहाँ पे रखा है S1 I1 S1 I2 S2 I1। इससे एक रो कम है क्योंकि यहाँ पर ये चीज सप्लाई आइटम टेबल में रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हमने हटा दिया। तो एक बार रखे, ये हमारा सप्लायर आइटम हो गया। अब सप्लायर प्रोजेक्ट जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रखेंगे। यहाँ पर सप्लायर और प्रोजेक्ट S1 P1 S1 P2 S2 P1 S2 P2, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है S1 P1 S1 P2 S2 P1 S2 P2। अब यदि प्रोजेक्ट और आइटम को हम मिलाएं, प्रोजेक्ट और आइटम, ये प्रोजेक्ट और आइटम है, तो P1 I1 P2 I2 P1 I1 P2 I1। यहाँ पर P2 I2 और P1 I1, ये देखिए ये 2 रो सेम हो रहा है, इसलिए इसको 2 बार नहीं लिखकर हम एक बार लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट आइटम टेबल में, इसलिए यहाँ पर 3 रो दिखा रहे हैं और इस जगह पे जितने रो ऊपर है उतने ही रो यहाँ पर भी लिया है क्योंकि सारे रो यूनिक हैं। अब यदि हम इस सप्लायर आइटम और सप्लायर प्रोजेक्ट का नेचुरल ज्वाइनिंग करें तो हमें एक न्यू टेबल मिलेगा जो इस तरह से मिल रहा है। इसके ज्वाइनिंग पर R1 और R2, इसके ऊपर वाले को, इसको हम R1 कह रहे हैं और इसको हम R2 कह रहे हैं, ये मेरा R3 है। तो R1 और R2 का यदि हम ज्वाइन निकालें तो हमें ये सारे टपल्स और रो मिलेंगे। तो यहाँ पर S1 I1 P1 तो हमारा है ओरिजिनल टेबल में, इसलिए इसको रेड से दिखा रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद ये 2 एक्स्ट्रा टपल भी हमको मिल रहे हैं।
और ये भी हमारा ओरिजिनल टेबल में दिया हुआ है। इधर हम ओरिजिनल टेबल दिखा रहे हैं। S1I1P1 देखिए यहाँ पे है, ये इससे बिलोंग कर रहा है। S1I2P2 ये चीज हमारा यहाँ पे है ओरिजिनल टेबल में। S2I1P1 S2I1P1 ये हमारा थर्ड रो है। और S2I1P2 ये हमारा फोर्थ रो है। तो इससे हमको ओरिजिनल टेबल तो मिल रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टपल्स भी मिल रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा टपल इसमें नहीं है, इसलिए इसको हमने ग्रीन में क्रॉस कर दिया है। तो इस तरह का जब ज्वाइनिंग होता है जिसमें एक्स्ट्रा टपल ऐड हो जाते हैं, तो ऐसे ज्वाइन को हम कहते हैं एडिटिव ज्वाइन ड्यू टू एक्स्ट्रा टपल्स। ये जो एक्स्ट्रा टपल मिला इसकी वजह से ये एडिटिव ज्वाइन हो गया। लेकिन यदि ज्वाइन करें और कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं मिले, एक्स्ट्रा टपल्स नहीं मिले, तो हम उसको नॉन एडिटिव ज्वाइन कहेंगे। तो यहाँ पर नॉन एडिटिव ज्वाइन हमारा लॉसलेस होता है, जिसको हम ज्वाइन डिपेंडेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा टपल आ रहा है, इसलिए ये ज्वाइन हमारा एडिटिव ज्वाइन हुआ ड्यू टू दीज टू एक्स्ट्रा टपल्स। अब इसको हम कैसे करेक्ट करें? फिफ्थ एनफ कहता है कि आप अपने ओरिजिनल टेबल को 3 डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कीजिए, जिसमें से हमने फर्स्ट 2 का ज्वाइन लिया, जिसमें एडिटिव ज्वाइन हो गया, एक्स्ट्रा टपल्स आ गए। तो इसमें तीसरे टेबल का क्या रोल होता है? जो यहाँ पर 3 टेबल हमने आपको दिखाया था कि इसमें 3 टेबल में हमने ज्वाइन इसको डिकम्पोज किया है। तो R1 R2 किसी 2 को आप ज्वाइन कर दीजिए, उसमें एक्स्ट्रा टपल एडिटिव ज्वाइन हो सकता है। लेकिन जब आप इस रिजल्ट को तीसरे टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे, नेचुरल ज्वाइन जिसको कहते हैं, तो फिर आपको ओरिजिनल टेबल मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले R1 R2 का ज्वाइन लिया और इस ज्वाइन को हम तीसरे डिकम्पोज टेबल R3 के साथ इसकी ज्वाइनिंग करते हैं। तो जब आप R3 के साथ इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपको ओरिजिनल टेबल देगा। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कहता यही है कि यदि आप किसी टेबल को, किसी रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं, तो हमें ज्वाइनिंग के बाद ओरिजिनल टेबल मिलना चाहिए। ये एश्योर करता है मेरा फिफ्थ एनएफ। और यही वजह है कि हम उस टेबल को 3 डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड करते हैं। 2 टेबल में स्पूरियस टपल्स हो सकता है, एक्स्ट्रा टपल हो सकता है, या कोई टपल मिस कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप तीसरे टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपको उसके ओरिजिनल टेबल्स मिल जाएंगे। और यही चीज यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारा टेबल फोर्थ एनएफ में होना चाहिए। ऑल ज्वाइन डिपेंडेंसीज आर आइदर ट्रिवियल और इम्प्लाइड बाय कैंडिडेट की। यदि कैंडिडेट की के द्वारा ट्रिवियल ज्वाइन डिपेंडेंसी या रिलेशन में कैंडिडेट की आ रहा है डिकम्पोजिशन के बाद, तब तो फिर वो फिफ्थ एनएफ में है ही। और ट्रिवियल है तब भी वो फिफ्थ एनएफ में होगा। लेकिन यदि ट्रिवियल नहीं है, हमारा नॉन एडिटिव ज्वाइन नहीं है, तो एडिटिव ज्वाइन को कैसे रिमूव करें कि हमारा वो ओरिजिनल टेबल दे दे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर टेबल को 3 डिफरेंट रिलेशंस में डिवाइड करते हैं। किसी 2 से हमें एडिटिव ज्वाइन मिलेगा, और जब तीसरे के साथ हम उसको ज्वाइन कर देते हैं तो नॉन एडिटिव मिल जाता है। यानी PJNF ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कहता है कि इसके अकॉर्डिंग यदि आपने टेबल को डिकम्पोज किया है, R1 R2 R3 3
रिलेशंस में यदि आपने डिकम्पोज किया तो R1 R2 का ज्वाइन और इसका रिजल्टेंट तीसरे के साथ यदि ज्वाइन कर दें तो फिर से हमें ओरिजिनल टेबल मिल जाएगा। यही एश्योर करता है हमारा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।